सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने लिखा है कि वो नार्सिसिस्ट को फेस करने में असफल रहते हैं, लगभग असफल हैं और स्पिरिचुअल टेक्निक को भी पूरी तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अडॉप्ट कर पाने में असफल रहे हैं और पूरी तरीके से सफल नहीं रहे हैं। इनकंसोलेबल हैं, उनको देख के सही वर्ड ये लग रहा है कि वो इनकंसोलेबल हैं। सांत्वना देना उनको वो भी संभव नहीं हो पा रहा है, यानी कि काफ़ी अंदर से डिस्ट्रेस्ड हैं और दुखी हैं। तो कुछ चीज़ें हमें समझना होगा जिनको अगर हम करेंगे तो हम नार्सिसिस्ट को फेस कर पाएंगे और स्पिरिचुअल टेक्निक्स को भी हम अडॉप्ट कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, स्पिरिचुअल टेक्निक्स को भी नॉलेज को सही ऑर्डर में रखना ज़रूरी है और नॉलेज के रीज़न को समझना ज़रूरी है। तो आप सही तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे कि कैसे क्या करना है। तो पहली चीज़ जो हमें अपने अंदर करनी होगी वो है रेचन या कैथारसिस। जनरली हम सब अच्छे कपड़े पहन लेते हैं, विदेश घूम आते हैं, मेट्रोपॉलिटन्स में रहने लग जाते हैं, लग्जरी गाड़ियों में चलने लग जाते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत ही मैच्योर हैं, हम बहुत ही सिविलाइज्ड हैं और हमारे अंदर स्ट्रेंथ है। लेकिन आपकी वास्तविक स्ट्रेंथ ये नहीं है कि आप किस तरीके की गाड़ी से चलते हैं। वास्तविक स्ट्रेंथ आपकी ये नहीं है कि आप किस देश में रहते हैं। वास्तविक स्ट्रेंथ आपकी ये नहीं है कि आपकी सैलरी कितनी है। वास्तविक स्ट्रेंथ आपकी ये है कि आपका लेवल ऑफ बीइंग क्या है, आपके अस्तित्व का स्तर क्या है। क्योंकि अगर आपके अस्तित्व का स्तर या लेवल ऑफ बीइंग लो है तो लो लेवल ऑफ बीइंग जो है बहुत डिफिकल्टीज हमारे सामने पैदा करता है और लो लेवल ऑफ बीइंग की वजह से स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करना भी मुश्किल होता जाता है। क्योंकि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, याद रखिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हेल्दी लोगों के लिए है, स्पिरिचुअलिटी अनहेल्दी लोगों के लिए नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्पिरिचुअलिटी से अनहेल्दी लोग हेल्दी में कन्वर्ट हो जाएंगे। नहीं, स्पिरिचुअलिटी तभी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं जब आप हेल्दी हो। जिस प्रकार हवाई जहाज कहीं से भी नहीं उड़ सकता कि आप बालू में खड़ा कर दो उसको तो वहां से भी उड़ जाए और सड़क पे खड़ा कर दो तो वहां से भी उड़ जाए। नहीं, हवाई जहाज को पहले आपको एयरपोर्ट के रनवे पर लाना होगा, रनवे से ही वो उड़ सकता है। ठीक उसी प्रकार स्पिरिचुअलिटी को भी आप अडॉप्ट कभी तक तभी कर सकते हैं, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को आप तभी अडॉप्ट कर सकते हैं जब आपके अंदर आप हेल्दी हो। तो सबसे पहले हमें अपने अनहेल्दी लेवल ऑफ बीइंग को हेल्दी लेवल ऑफ बीइंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अपने अनहेल्दी अस्तित्व के स्तर को हेल्दी अस्तित्व के स्तर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा, अपग्रेड करना पड़ेगा, तभी हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को ठीक से अडॉप्ट कर पाएंगे। तो स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस को हम ठीक से अडॉप्ट कर सकें, इसके लिए अगर हमारा लेवल ऑफ बीइंग थोड़ा लो है तो उसको ऊपर हम कैसे उठाएं। ये लेवल ऑफ बीइंग ऊपर उठाने का जो सबसे सही तरीका है वो है कैथारसिस या रेचन विधि। तो कैथारसिस हम दो तरीके से मूलतः कर सकते हैं। पहली कैथारसिस ये है कि हमें जिसके ऊपर गुस्सा आ रहा है उसको हम जैसे तकिए में हमने उसका शक्ल देखने लगे और तकिए को घूंसा मारने लगे, तकिए को पीटने लगे। इस तरीके से रोज हम उसको पीटे तो धीरे धीरे क्या होगा, हमारा गुस्सा निकलना शुरू होगा। जनरली हम इतना गुस्से में रहते हैं, हम इतना दुखी रहते हैं, हम इतना प्रताड़ित रहते हैं कि हम किसी भी स्पिरिचुअल टेक्निक को तो अडॉप्ट करने के बारे में सोच ही नहीं सकते। तो पहले हमारे अंदर जो पेंट अप फीलिंग्स हैं इनको हमें एक रिलीज मिलना चाहिए। और ये पेंट अप फीलिंग्स आपको मैं बता दूं, ये सिर्फ इसी जन्म की नहीं है, पहले भी आपकी पिछले जन्मों की भी आपकी रही। आप इस जन्म में जरूर अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं, लेकिन हो सकता है पिछले जन्म में आप जो है एक भालू रहे हों या आप कोई जानवर रहे हों, जंगल में जो है डरावनी रात में किसी गुफा के पास आप बैठ करके थर 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 कांपते रहे हों, क्योंकि आपको पता है कि बगल में से शेर जा रहा है
और आप कांप रहे हैं थर 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 थर, तो वो जो कांपते रहते हैं हम जंगल में भालू या हिरन की तरीके से, और जंगल की रात में वहाँ कोई स्ट्रीट लाइट थोड़ी होती है, ऐसे थर 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 कांपते रहते हैं, तो वो जो डर होता है वो हमारी साइकी के अंदर लॉक हो जाता है, और वो हमारे उसकी जो कंडीशनिंग्स होती हैं वो कंडीशनिंग्स हमारे नेक्स्ट बर्थ में कैरीड फॉरवर्ड हो जाती हैं, अगले जन्म में ट्रांसफर हो जाती हैं कंडीशनिंग। तो अगर कर्मा जिस हिसाब से हमारा कर्म है उसके हिसाब से वो कंडीशनिंग ऑपरेट कर सकती हैं। तो आज आपको जो ये दुख महसूस हो रहा है, ये डर महसूस हो रहा है, जो घबराहट महसूस हो रही है, ये मत समझिए कि इसी जन्म के लोगों की वजह से ही ऐसा हो रहा है। ये सब पीछे के में से भी आप एक पीछे का स्टॉक लेकर के आए हुए हैं। तो इस स्टॉक को जो हम पीछे से लेकर के आए हैं, डर का, घबराहट का, विचलित होने का, इसको कैसे रिलीज मिलेगा जब तक ये इतना इंटरफियर करता है हमारे डे टू डे लाइफ के प्रोसेसेस में, हमारी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में, कि इसकी वजह से हम कुछ कर ही नहीं पाते। तो हमें इस जो बर्डन पीछे का हम लाए हैं कंडीशनिंग्स का, इसको हमें रिलीज करना आना चाहिए। इसी रिलीज करने को कहते हैं कैथारसिस। तो जनरली हम अपने गुस्से को तो कभी एक्सप्रेस कर ही नहीं पाते। क्या हमें गुस्से को एक्सप्रेस करने का मौका मिलता है? क्या सोसाइटी हमें ये अलाउ करती है कि हम अपने गुस्से को निकाल करके एक ऑथेंटिक व्यक्ति बन सकें? सोसाइटी हमें अलाउ अलाउ नहीं करती। हमें किसी के ऊपर नाराजगी हो जाती है तो हम अपने गुस्से को उसके ऊपर जितना चाहते हैं हम उतना नहीं एक्सप्रेस कर पाते, क्योंकि हमारे सामने दो तरीके के डर होते हैं। पहला डर हमारे सामने ये है कि पहली चीज तो हमारे सामने ये है कि हम जितना चाहते हैं, जितना हम गुस्सा हैं, उतना गुस्सा हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, क्योंकि बाहर की परिस्थितियां हमें अलाउ नहीं करती। जैसे ही हम मारने लगेंगे, दूसरे लोग बचाने आ जाएंगे, तो हमको रोक देंगे, तो हम नहीं कर पाएंगे। समाज का दबाव रहता है, जिसकी वजह से, दबाव की वजह से हम अपना गुस्से को पूरी तरह नहीं निकाल पाते। और दूसरा कारण ये है कि जब भी हम किसी से इस तरीके से अब किसी के ऊपर अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हैं, तो उसके बदला लेने का डर रहता है हमें, कि वो भी इसी तरीके से गुस्सा मेरे ऊपर निकालेगा। इस बदला लेने के डर की वजह से हम अपना गुस्सा कभी पूरी तरीके से निकाल नहीं पाते। तो वो जो हम स्टॉक लेकर के आए हैं, एवोल्यूशन के साइकिल से ट्रेवल करते हुए जो स्टॉक लेके आए हैं कंडीशनिंग्स का, वो हमारे अंदर ऐसे ही लॉक रहता है, और वो अलग अलग अगली मेथड्स, अगली वेज में अपने आप को मैनिफेस्ट करता रहता है। हमारी लाइफ के हेल्दी स्पेक्ट्रम के ऊपर काली छाया की तरीके से रहता है, और वो हमको हेल्दी टेक्निक्स को, स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अडॉप्ट करने में रुकावट पैदा करता है। तो इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि क्यों कैथारसिस इतना ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे मान लीजिए कि आपने कोई जाप करने के लिए शुरुआत किया और एकदम से इतना ज़्यादा आपके अंदर ओवर थिंकिंग का इतना ज़्यादा हरिकेन शुरू हो गया कि आपको भूल ही गए कि आप जाप वाप करना, सब तंबू उखड़ गया आपका। तो ये इसी वजह से हो रहा है। हरिकेन तभी शुरू होता है जब पास्ट लाइफ का स्टॉक इतना ज़्यादा हो कि वो किसी भी स्पिरिचुअल टेक्निक में स्टेबलाइज ना होने दे। इसलिए हमको पहले उसको कैथारसिस से निकालना होता है। तो हम कैथारसिस से करते हैं। अब हम घूसा मारने लगे तकिया के ऊपर। अब धीरे धीरे, अब ये मान लीजिए 1 महीने तक हमने इसको 20 मिनट तक रोज किया है, 20 मिनट तक रोज करिए तकिया मारते मारते, तब धीरे 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 गुस्सा निकलना शुरू होगा। आप ये सोच रहे होंगे कि अरे ये तो ऐसे बता रहे हैं, तकिया में किसी का चेहरा मार के देख के क्या हम घूसा मार सकते हैं? अरे आपका माइंड जो है वो बहुत जल्दी चीज़ों के ऊपर बिलीव कर लेता है। आपका माइंड, आप 95% चीज़ें बिना वेरीफाई किए ही भरोसा करते हैं। तो तकिए पे जब आप घूसा मारने लगेंगे उस आदमी का चेहरा देख के, तो थोड़ी देर में आप भरोसा कर लेंगे कि तकिया वही आदमी है, क्योंकि आपको वेरीफाई वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। फिर घूसा मारते रहेंगे, थोड़ी देर में ही आप उसको समझ जाएंगे कि ये वही आदमी। और घूसा मारते 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 फिर धीरे धीरे आपका गुस्सा निकलना शुरू होगा। चाहिए तो एक शीशा भी रख के रहिए, उसी शीशे में अपना चेहरा भी देख लीजिए। आप देखेंगे कि घूसा मारते मारते जब गुस्सा निकलना शुरू होगा तो आप एक राक्षस की तरीके से हो जाएंगे। जब अपने आप को एक राक्षस की तरह देख लेंगे तो आप तब दूसरे लोग जो राक्षस हैं उनको भी एक्सेप्ट करने में थोड़ी आसानी होगी, क्योंकि आपने स्वयं को भी राक्षस की तरह देख लिया। ऐसे घुसा मारते जाए, घंटे मारते जाए, तो आपका निकलना शुरू हो जाएगा, अंदर से पेंट अप फीलिंग्स निकलना शुरू हो जाएंगी। और आप जो है, ये तो रोज करिए 20 मिनट तक, 1 महीने तक, 20 मिनट रोज, एक महीने। और इसी के साथ अपने माइंड के अंदर भी घूसा मारपीट करिए उस व्यक्ति के साथ जिसने आपको बुरा कर रहा है। खूब उसे अपने माइंड के थिएटर के अंदर उसकी खूब पिटाई कीजिए, और खुद उसको देखिए पीटते हुए, अपने स्वयं को देखिए कि आप कैसे उसको पीट रहे हैं।
खून खच्चड़ कर दीजिए, हाथ पैर तोड़ दीजिए, जितना आप वायलेंट हो सकते हैं उतना होइए, इस तरीके से करते रहिए, कोई तो आप पाएंगे रिलीज मिलना शुरू हो रहा है। इनफैक्ट किसी भी तरीके की फीलिंग की एक्सेस अगर आपके अंदर है, बहुत सारे लोगों के अंदर क्या होता है कि बहुत ही सेक्सुअली एक्टिव होते हैं, तो इस एक्टिविटी को भी कम कर सकते हैं। बस क्या है, आपको जो भी जिस चीज में भी आपको लग रहा है कि एक्सेस है आपके अंदर, बस उसको कैथारसिस करिए, उसी तरीके से निकालिए, माइंड के थिएटर में देखिए कि आप वही कर रहे हैं, और अपने आप को करते हुए देखिए भी। तो धीरे 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 पेंट अप फीलिंग्स निकल जाएंगी और आप इस तरीके से कंफर्टेबल हो जाएंगे। इस प्रोसेस को कहते हैं कैथारसिस। तो कैथारसिस अंदर से भी, माइंड के अंदर भी की जा सकती है, माइंड के थिएटर में भी की जा सकती है, और बाहर तकिए को भी मान करके कर सकते हैं। इस तरीके से करेंगे तो चित्त सर्द हो जाएगा, अंदर की जो फीलिंग्स हैं, पेंट अप फीलिंग्स रिलीज हो जाएंगी, और आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स को फॉलो करने के लिए रेडी हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है डायरी राइटिंग। तो डायरी राइटिंग में डायरी लिखिए, अपने जो भी दुख है उस दुख को लिखिए, जो भी दर्द है उसको लिखते जाइए, लिखते जाइए, जैसा है दर्द वैसा लिखते जाइए, लिखते जाइए। धीरे 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 लिखने से ही क्या होता है, जब आप लिखते हैं तो हर चीज के ऊपर बराबर से सोचते हैं, सोचने से क्या वो चीज आपकी कॉन्शियसनेस के अंदर आ जाती है, कॉन्शियसनेस के फोकस में आ जाती है। जब कॉन्शियसनेस के फोकस में आ जाती है तो आपके माइंड कॉन्शियसनेस के फोकस में जो भी चीज आएगी वो डिजॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से आप लिखते 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 सब अपना डिजॉल्व कर देते हैं। तो ये है कैथारसिस। इस टेक्निक को फॉलो कीजिए। जब आप इसको फॉलो करेंगे तो आपका लेवल ऑफ बीइंग बहुत तेजी से ऊपर उठेगा और आप स्पिरिचुअल टेक्निक्स इत्यादि फॉलो करने के लिए रेडी हो पाएंगे। तो ये है स्टेप 1। दूसरी जो मैं चीज देखता हूँ जिसकी वजह से टेक्निक्स असफल होती हैं वो ये है कि ऐसा एक हमारे दिमाग में कंडीशनिंग बैठी रहती है कि रिस्पेक्टेबल बिहेवियर लाइफ में हमेशा होता है। लाइफ इज गुड एंड रिस्पेक्टेबल, यानी लाइफ में सबको, कुछ लोग हमेशा रिस्पेक्टेबल बिहेवियर करते हैं, अपने बड़ा सिविलाइज्ड तरीके से रहते हैं, बहुत ही गुड और रिस्पेक्टेबल उनका एटीट्यूड रहता है सबके प्रति, और स्वयं के प्रति भी जो है वो बड़ा आश्चर्यचकित होते हैं जब उनके प्रति कोई उस तरीके का रिस्पेक्टेबल बिहेवियर नहीं रखता है। तो मैं आपको बता दूं कि लाइफ का जो अपनी ये मान्यता आपको खत्म करना होगा, क्योंकि इस मान्यता की वजह से बहुत आपको कष्ट होता है। तो ये जो रिस्पेक्टेबल बिहेवियर है, एक्चुअली ये रिस्पेक्टेबल बिहेवियर हम इसलिए नहीं रखते हैं क्योंकि हम बहुत ही मैच्योर और बड़े हाई लेवल ऑफ बीइंग के व्यक्ति हैं। ये रिस्पेक्टेबल बिहेवियर हम इसलिए रखते हैं क्योंकि हम कमजोर हैं, तो हम अपनी कमजोरी को अपनी रिस्पेक्ट की आड़ में छुपाते हैं। अगर आपके अंदर शक्ति आएगी ना तो आपका बिहेवियर रिस्पेक्टेबल उतना नहीं रह जाएगा। जितनी आपके अंदर शक्ति आती जाएगी उतना आपका बिहेवियर ऑथेंटिक होता चला जाएगा। ऑथेंटिक बिहेवियर हमेशा शक्ति से आता है। जिसके अंदर जितनी ज्यादा शक्ति होगी वो उतना मुंह पे सही बात बोल पाएगा। तो तो ऑथेंटिक बिहेवियर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑथेंटिक बिहेवियर, इसका मतलब ये नहीं है कि रिस्पेक्ट को स्ट्रेटेजिकली यूज नहीं करेंगे, बेकार में बात नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि आप ऑथेंटिक हैं इसलिए हर जगह झगड़ा करते चल रहे हैं, ये कहने का मतलब नहीं है। अंदर से आप ऑथेंटिक रहेंगे, अंदर से अपना सही मूल्यांकन करके चलेंगे। तो ऑथेंटिक, जैसे जैसे आपकी शक्ति बढ़ेगी तो अंदर से आप ऑथेंटिक हो जाएंगे। याद रखिए, हमें कॉन्शियस बिहेवियर पैदा करना है, कॉन्शियस एटीट्यूड हमारा एम है। हमारा एम जो है वो रिस्पेक्टफुल होना, गुड होना, गुड या रिस्पेक्टफुल होना, ये हमारा एम नहीं है। हमारा एम ऑथेंटिक होना है। जैसी लाइफ आए उसको वैसा समझना है, वैसा जीना है, वैसी एक्सपेक्टेशंस रखना है। तो ऑथेंटिक जब हम हो जाएंगे, एनर्जी हमारे अंदर होगी, कॉन्शियस हम होंगे, तो हम ये रिस्पेक्टेबल बिहेवियर वाला चक्कर छोड़ देंगे। और ये जो रिस्पेक्टेबल बिहेवियर वाले लोग होते हैं, मुझे बहुत ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत ही रिस्पेक्टेबल हैं। ये रिस्पेक्टेबल बिहेवियर वाले लोग जो होते हैं टिट फॉर टैट नहीं कर पाते। तो थोड़ा टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट का मतलब है जैसे का तैसा, जैसे को तैसा। तो जो जैसा है उसके साथ वैसा बर्ताव करना जरूरी है। तो ये हम कैसे कर पाएंगे, जो जैसा जैसा जो जैसा है वैसा बर्ताव करेंगे। अगर हम मान लीजिए दुष्ट के साथ, दुष्ट को अगर मान लीजिए जरा भी डर इस बात का नहीं है कि उसके साथ हमें जरा सा भी उसको डर नहीं है कि हमको कोई पनिशमेंट इनकी तरफ से मिलेगा, या ये कोई भी इस तरीके का एटीट्यूड शो करेंगे जिससे कि मुझे एक रेजिस्टेंस मिले। दुष्ट को अगर कभी भी इस तरीके का कोई खतरा नहीं है तो दुष्ट एकदम निर्बाध गति से अपना पाप करता चलेगा। लेकिन दुष्ट को जब रेजिस्टेंस मिलेगा
तो फिर दुष्ट पीछे हटेगा, वो डरेगा। ओके, तो नार्सिसिस्ट भी डरेगा। अगर इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे बदतमीजी करें, लेकिन जिसका बिहेवियर ऑथेंटिक होता है ना, उसको जो ऑथेंटिक तरीके से जीता है, उसको दूसरे से बदतमीजी नहीं करना पड़ता है। उसका ऑथेंटिक होना ही एक टेरर पैदा करता है दूसरे के अंदर। तो रिस्पेक्टेबल होने की बजाय ऑथेंटिक होइए, अपने बिहेवियर को कॉन्शियस बनाइए। कॉन्शियस बिहेवियर का मतलब है जैसी परिस्थिति आएगी वैसा बिहेवियर रखेंगे। रिस्पेक्टफुल लोगों के साथ रिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, डिसरिस्पेक्टफुल लोगों के साथ डिसरिस्पेक्टफुल तरीके से बात करेंगे, बदतमीज के साथ बदतमीजी की। अगर बदतमीज कोई है, गलत काम कर रहा है, तो उसको भी रोकने के लिए हाथ पैर चलाना पड़ा तो वो भी चलाएंगे। ये कहलाता है कॉन्शियस बिहेवियर। तो हमें ये जो अपने माइंड के अंदर कंडीशनिंग हमारी बैठी हुई है कि रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ही उचित बिहेवियर है, ऐसा हमें शुरुआत से मॉरल टीचिंग में बताया गया है, ये गलत है। बिहेवियर ऑथेंटिक होना चाहिए। ऑथेंटिक बिहेवियर ही, मैं आपको ये थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि ऑथेंटिक बिहेवियर ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर है। रिस्पेक्टफुल बिहेवियर ऑथेंटिक नहीं है, ऑथेंटिक बिहेवियर ही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, ऑथेंटिक बिहेवियर ही गुड बिहेवियर। जैसी परिस्थिति आए उस हिसाब से अपने आप को तैयार करना, वैसे एक्ट करना, यही रिस्पेक्टफुल बिहेवियर, यही गुड। तो आप गुड और रिस्पेक्ट की अपनी परिभाषा बदलिए भाई पहले। अब गुड और रिस्पेक्टफुल का मतलब है ऑथेंटिक होना। ऑथेंटिक अंदर से एटलीस्ट बनिए। ऑथेंटिक हम कैसे बनेंगे? अपनी ये प्री कंडीशनिंग छोड़िए कि लाइफ ऑथेंटिक है, लाइफ रिस्पेक्टफुल है, सबको रिस्पेक्टफुल बिहेवियर करना है, सब रिस्पेक्टफुल तरीके से रहेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। तो इस प्री कंडीशनिंग को छोड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो आप टारगेट बनते रहेंगे और आप चाहे कोई भी, आप इसे हेल्प नहीं कर पाएंगे। स्पिरिचुअल टेक्निक जो है वो पूरे ताकत से नहीं काम कर पाएगी अगर आप बहुत रिस्पेक्टफुल बनेंगे। तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ स्पिरिचुअल टेक्निक्स के ना सफल हो पाने का, वो कारण ये है कि हम स्माइल का प्रयोग सिर्फ इसलिए समझते हैं, मुस्कुराहट या स्माइल का मतलब हमारे लिए सिर्फ इतना है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो प्रसन्न होना कॉज है और स्माइल इफेक्ट है। जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारे चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, हम ऐसा बस मान के चलते हैं। यानी हमारी प्रसन्नता पहले आती है, उसके बाद स्माइल उसको व्यक्त करने का काम करती है। यानी हमारी स्माइल हमारा क्या यूज है? स्माइल का सिर्फ इतना यूज है कि जब हम प्रसन्न होते हैं तो हमारी प्रसन्नता को व्यक्त करने का काम स्माइल करती है। हम जनरली बस इतना मान के चलते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। स्माइल का एक और दूसरा बहुत यूज है, और वो यूज है प्रसन्नता पैदा करने में। प्रसन्नता को व्यक्त करने में तो स्माइल का यूज ही है, लेकिन एक दूसरा बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट यूज है स्माइल का, और वो है प्रसन्नता को पैदा करने में, प्रसन्नता को अपनी तरफ खींचने में। तो कैसे स्माइल ऐसा करती है? मैं आपको बताऊं, एक बार की बात है कि एक व्यक्ति के ऊपर जो था वो बताते थे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे प्रेत मेरे ऊपर चढ़ गया। तो प्रेत जब उनके ऊपर चढ़ गया तो वो जो है बहुत परेशान हुए। तो वो मुझसे मिले तो उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे है, और वो प्रेत मुझे ऐसा नेगेटिव एनर्जी फील्ड अंदर क्रिएट करता है जिसकी वजह से मैं बहुत अपसेट हो जाता हूँ और बहुत ही विचलित हो जाता हूँ, बहुत ये हो जाता हूँ। तो मैंने उनको ये बात बोला, मैंने कहा कि आप एक टेक्निक अडॉप्ट कीजिए। कहने लगे क्या? मैंने कहा आप ऐसा कीजिए कि जैसे ही प्रेत आपके अंदर कुछ नेगेटिविटी क्रिएट करता है, आपको अपसेट करने की कोशिश करता है, उस वक्त आप जोर जोर से मुस्कुराइए, खूब जोर जोर से। तो कहने लगे कोई ऐसा कैसे मुस्कुरा सकता है कि अंदर से इतना दुखी और ऊपर से मुस्कुरा रहा है? हमने कहा अंदर से दुखी हैं, इसीलिए आपको ऊपर से मुस्कुराना है। खूब जोर जोर से मुस्कुराइए, ऐसे से हंसिए, खूब मुस्कुराइए। तो कहने लगे मुस्कुराने से क्या होगा, स्माइलिंग फेस रखने से क्या होगा? हमने कहा स्माइलिंग फेस मुस्कुराने से ये होगा कि जैसे ही आप स्माइल करते हैं, आपके माथे का जो फोरहेड, आपका जो फोरहेड है, इसके ऊपर स्ट्रेन खत्म होता है, मुस्कुराते हैं तो तुरंत आपकी एनर्जी फील्ड का नेचर चेंज हो जाता है। और जब एनर्जी फील्ड के नेचर चेंज हो जाता है तो अंदर जो प्रेत बैठा है उसकी समझ में नहीं आता कि क्या हो गया। तो प्रेत चूंकि नेगेटिव सिचुएशन ही क्रिएट करता है, तो जब प्रेत को ये पता चलता है कि ये पॉजिटिव है तो प्रेत उस सिचुएशन को एसेस नहीं कर पाता।
तो आप प्रेत के रडार से बाहर निकल जाते हैं, क्योंकि प्रेत जो है वो सिर्फ नेगेटिव सिचुएशन में ही काम कर सकता है, तो आप उसके रडार से बाहर हो जाते हैं। तो ये तो प्रेत का थोड़ा सा मैंने उदाहरण दिया, आम जिंदगी में भी ऐसा ही है। जब आप मुस्कुराते हैं, जब आप हंसते हैं, दुख होने के बावजूद भी दुखी हैं, दुख के इमोशंस को अलग करिए, ऊपर से मुस्कुराने वाला चेहरा आप अडॉप्ट कीजिए, मुस्कुराइए, हैं, तो क्या होगा, आप प्रसन्नता को अपनी तरफ धीरे धीरे आकर्षित करना शुरू कर देंगे, प्रसन्नता को अपनी तरफ खींचना शुरू कर देंगे। प्रसन्नता के लिए एक मैग्नेट का काम करती है आपकी मुस्कुराहट। जब आप ऐसे करना शुरू कर देंगे तो आपका लेवल ऑफ बीइंग बहुत तेजी से ऊपर चढ़ना शुरू होगा और सारी टेक्निक्स आपके लिए काम करना शुरू कर देंगी। जो भी आप टेक्निक अडॉप्ट करेंगे वो आपको फायदा करेगी। इसलिए आप ये बिल्कुल पॉइंट याद रखिए, एडवर्स सिचुएशन में दुखी होने की बजाय मुस्कुराइए। जब आप मुस्कुराएंगे तो अचानक आप पॉजिटिव सिचुएशंस को, प्रसन्नतापूर्ण सिचुएशंस को अपनी तरफ आकर्षित करने लग जाएंगे। ये एग्जिस्टेंस का लॉ है। और जब आप इसको आकर्षित करने लग जाएंगे तो आप लाइट महसूस करेंगे, दुनिया के ऊपर आपके को लेके एक आपके अंदर दुनिया को लेके एक ट्रस्ट पैदा होगा और आप ऐसा महसूस करेंगे कि ये दुनिया अच्छी है, क्योंकि इससे हमें हैप्पीनेस को, मैं इसकी हैप्पीनेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता हूँ। ये ट्रस्ट जब मेरे अंदर आता है तब कोई भी हम टेक्निक फॉलो करते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक, वो हमारे साथ वर्क करती है और हम सफलता की तरफ बढ़ते हैं। चौथा पॉइंट, ये हाईली एजुकेटेड लोगों के लिए है, एजुकेटेड लोगों के लिए भी है, ऑर्डिनरी लोगों के, सबके लिए है ये। एजुकेटेड लोगों के अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम मुझे दिखाई देती है, और वो ये है कि वो ऐसा समझते हैं कि इंटेलेक्चुअल होना बड़ा एक्सक्लूसिव होना है, बड़ा अद्वितीय होना है। तो वो क्या काम करते हैं कि अपने आप को कुछ अलग तरीके का समझते हैं। यानी जो भी लोग इंटेलेक्चुअल हैं, अंग्रेजी लिख पाते हैं, वो थोड़ा सा अंग्रेजी में अपनी बात लिख पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स है उनके अंदर, अपनी जो जो अपना एहसास है उसको कागज पे व्यक्त कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। ऐसे लोग जो कि अपने एहसास को व्यक्त कर पाते हैं, जो अंदर में दुख महसूस कर रहे हैं, उस दुख को बहुत अच्छे तरीके से व्यक्त कर पाते हैं, लिख पाते हैं, उनके अंदर एक हल्का सा घमंड इस बात का होता है कि देखो उन्होंने अपने दुख से भी कितना अच्छा क्रिएशन कर दिया, वर्क ऑफ आर्ट क्रिएट कर दिया, दुख का वर्क ऑफ आर्ट। और उसको लेके थोड़ा प्राउड महसूस करते हैं, बताते नहीं है ये बात लेकिन मैं महसूस करता हूँ, उसको लेके प्राउड महसूस करते हैं कि देखो मैंने कितने अच्छे तरीके से अपने दुख को व्यक्त किया है, ये मेरे दुख का एक्सप्रेशन ही वर्क ऑफ आर्ट है। इनफैक्ट आपको मैं बता दूं, ये जो लिटरेचर है ना, ये लिटरेचर जो है ये कुछ और नहीं, दुख का ही एक्सप्रेशन है, पेंट अप फीलिंग्स का ही एक्सप्रेशन है। तो जिसे आप आर्ट कहते हैं ना, ये आर्ट जो है ये सिर्फ दुख का एक्सप्रेशन है। और जो दुख का एक्सप्रेशन होता है, इसको, इसकी वैल्यू को सबसे पहले कम करके आंकने की जरूरत है। तो आर्ट दो प्रकार की होती है, एक सब्जेक्टिव आर्ट और एक ऑब्जेक्टिव आर्ट। सब्जेक्टिव आर्ट वो होती है जिसमें आप अपने दुख को व्यक्त करते हैं आर्ट के रूप में। जब आप अपने दुख को व्यक्त करते हैं आर्ट के रूप में, तो उसको जो भी आर्ट की तरीके से देखेगा वो भी दुखी हो जाएगा। यानी ये एक प्रकार की कैथारसिस है, आपने अपने दुख को व्यक्त किया और दूसरे को दुखी कर दिया, उस दुख को जो भी देखेगा वो भी दुखी हो जाएगा। इसी तरीके से आप देखिए, सैड फिल्म्स को देख करके हम सैड हो जाते हैं, सैड पेंटिंग्स को देख करके हम सैड हो जाते हैं। ये सैड सैड गजल, गजल बड़े बड़े सैड गजल किंग हैं, बहुत ट्रेजेडी किंग हैं, बहुत बड़े गजल सैडनेस की गजल गाते हैं। तो वो सैड हैं तभी तो सैड गाते हैं। ओके, सैड चित्र बनाते हैं, पेंटिंग करते हैं सैड, उनकी पेंटिंग देख के हम सैड हो जाते हैं, तो दुखी हो जाते हैं। तो ये जो सब्जेक्टिव वर्क ऑफ आर्ट है ना, जो अंदर इमोशन चल रहे हैं उसको वैसा ही व्यक्त कर देना, आर्ट की तरीके से व्यक्त कर देना, पहले इसको कूड़े की तरीके से समझने की आदत डालिए। तो आर्ट दो तरीके की है, एक सब्जेक्टिव आर्ट जिसमें हम अपना कूड़े फीलिंग्स को आर्ट की तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, दूसरी है ऑब्जेक्टिव आर्ट। ऑब्जेक्टिव आर्ट जो होती है वो तथ्यात्मक आर्ट होती है, वो बहुत कम पाई जाती है। मंदिरों के कंस्ट्रक्शन में ऑब्जेक्टिव आर्ट पाई जाती है। ऑब्जेक्टिव आर्ट की एक खासियत होती है, ऑब्जेक्टिव आर्ट के अंदर हमेशा एक हायर पर्पस होता है। ऑब्जेक्टिव आर्ट हमें अपनी पेंट अप फीलिंग्स को नहीं रिलीज करती है, ऑब्जेक्टिव आर्ट
दूसरे लोगों को मेरे जैसा ही ऊपर उठाने की कोशिश करती है, यानी लोगों के अंदर एलिवेशन ले आती है और समान तरीके से सबके अंदर एलिवेशन ले आती है। तो ऑब्जेक्टिव आर्ट को कोई भी देखेगा तो समान रूप से एलिवेटेड महसूस करेगा, तो समान रूप से सबके अंदर असर डालती है, समान रूप से सबको एलिवेट करती है। तो इस तरीके की जो आर्ट होती है ये मूल्यवान आर्ट है। सब्जेक्टिव आर्ट मूल्यवान नहीं है कि मैं अंदर से जेलसी के मेरे अंदर इमोशंस हैं, उसको मैंने वर्क ऑफ आर्ट के रूप में लिख दिया, कविता लिख दी उसके ऊपर, और कविता लिख के दूसरे लोगों ने पढ़ा तो वो और उनके अंदर भी जेलसी वो ट्रांसफर हो गई। इसे नहीं कहते हैं। तो इंटेलेक्चुअल लोग बात करते हैं, लिखते हैं खूब अच्छी अच्छी अंग्रेजी में और अपना दुख पूरा लिख देते हैं, और फिर कहते हैं देखा मैंने कितना दुख व्यक्त किया, गुरुजी देखिए मैंने दुख व्यक्त कर दिया इतना अच्छे तरीके से, मैं इतना बड़ा आदमी हूं कि मैंने ऐसे दुख व्यक्त किया, अब मुझे कुछ सम्मान दीजिए। आपको कोई सम्मान मैं नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि देखिए ये जो आपका वर्क ऑफ आर्ट है, जो आप दुख के एक्सप्रेशन से पैदा करते हैं, ये एक ट्रैश है, कूड़ा है, ये समझिए। कूड़े को कूड़े की तरीके से देखना आपको आना चाहिए। और ये जो इंटेलेक्चुअल बहुत लोग होते हैं ना, इंटेलेक्चुअल का मतलब है कूड़ा। क्यों इंटेलेक्चुअल का मतलब? देखिए, आप वैल्यूएबल व्यक्ति कब बनेंगे? वैल्यूएबल व्यक्ति तब बनेंगे जब आप इमोशनली भी एलिवेटेड हो, इंटेलेक्चुअली भी एलिवेटेड हो, इंस्टिंक्टिवली भी एलिवेटेड हो, हर तरीके से आप फिजिकली भी एलिवेटेड हो। तो जब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन बराबर से होगा आपका, तब आप एलिवेटेड होंगे। इंटेलेक्ट सिर्फ एलिवेटेड है, बाकी इमोशनली वीक है, इंस्टिंक्टिवली वीक है, फिजिकली वीक है, सिर्फ इंटेलेक्चुअली बहुत ज्यादा। एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन तो है नहीं ठीक से। तो इसका मतलब आप एग्जिस्टेंशियली एक कमजोर आदमी हैं, कमजोर व्यक्ति हैं आप। लेकिन इंटेलेक्चुअली समाज में बहुत इंटेलेक्चुअल लोगों को बड़ा समाज में अच्छा समझा जाता है, लेकिन नहीं, आपकी कोई ये इंटेलेक्चुअल वर्थ, एक इंटेलेक्चुअली बहुत ही, इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल डायरिया, बहुत ज्यादा एक्सेसिव इंटेलेक्ट पैदा हो गया, इसे कुछ नहीं होता है। और इंटेलेक्ट को पता नहीं लोग इतना बढ़ा चढ़ा करके क्यों बताते हैं। आपके सारे माइंड्स आपके इंटेलेक्ट से ज्यादा तेज हैं। आप बताइए, अगर आपके अंदर कोई इमोशंस आ जाए, तो आप मतलब प्रेम का आपका कोई किसी के प्रति नफरत आपको अंदर से आ जाए, तो आप इंटेलेक्ट जानता है आपका कि नफरत करना अच्छी बात नहीं होती, लेकिन आप इंटेलेक्ट की बात सुनते हैं कि नफरत करते हैं? नफरत करते हैं, क्योंकि आपके इमोशनल माइंड के आगे आपका इंटेलेक्चुअल माइंड कुछ औकात नहीं रखता, जीरो है आपका इंटेलेक्चुअल माइंड। और आपको मान लीजिए आइसक्रीम, आप जा रहे हैं गाड़ी से, आपने देखा आइसक्रीम का एक जगह लगा हुआ आइसक्रीम पार्लर है, वहां आपने गाड़ी रोका, मन करने लगा कि आइसक्रीम खा लें, इंस्टिंक्टिव सेंटर ने आपके बोला आओ आइसक्रीम खा लो। इंटेलेक्चुअल माइंड कह रहा है कि नहीं आइसक्रीम खाओगे तो ओवरवेट हो जाओगे। लेकिन आप बताओ, इंस्टिंक्टिव सेंटर की बात मानते हो कि इंटेलेक्चुअल सेंटर की बात मानते हो? आप चुपचाप आइसक्रीम खाने लगते हो, इंटेलेक्ट से कहते हो बाद में आना। और आप जो है आप देखो जरा, आप जरा कभी कोशिश कीजिए कि कहीं सड़क पे कोई पत्थर उठाइए आप, और पत्थर उठा करके आप किसी चीज के ऊपर निशाना लगाइए, किसी चीज के ऊपर ऐसे मारिए पत्थर, तो आप मारते हैं तो निशाना तुरंत लग जाता है, पत्थर वहीं जाके गिरता है जितना आप चाहते हैं दूरी जाना। तो आप बताइए, ये निशाना आपने अपने इंटेलेक्चुअल माइंड से लगाया क्या अपने फिजिकल माइंड से लगाया? आपकी बॉडी खुद ही ये पता लगा लेती है कितना, कैसे पत्थर फेंकना, कितनी दूर तक जाएगा। इंटेलेक्चुअल माइंड ये काम थोड़ी करता है। इंटेलेक्चुअल माइंड को अगर ये जिम्मेदारी देंगे, तब तो इंटेलेक्चुअल माइंड पूरा पैराबोला की पहले इक्वेशन बनाएगा, इक्वेशन के अनुसार जो है डेरिवेशन करेगा, फिर डिस्टेंस कैलकुलेट करेगा, ट्रिग्नोमेट्री लगाएगा, इस तरह डिस्टेंस और सारी चीजें कैलकुलेट करेगा, और कैलकुलेट करने के बाद तब जो है जाकर के अगले दिन ये बता पाएगा कि कैसे मारना है। लेकिन आप ये सब कैलकुलेशन थोड़ी करते हैं। आपकी फिजिकल माइंड इतना तेज है कि तुरंत जो मसल्स के अंदर आपका जो माइंड है वो इतना एक्टिव है, वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो तुरंत पत्थर फेंक देता है। तो इस तरीके से आप सफलतापूर्वक आप उसको कर पाते हैं। तो इससे पता चलता है कि आपके बाकी सारे माइंड आपके इंटेलेक्चुअल माइंड से ज्यादा अच्छे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि आपका जो इंटेलेक्चुअल माइंड है वो सबसे वीक माइंड है, लेकिन समाज में उस इंटेलेक्चुअल माइंड को सबसे बड़ा माइंड समझा जाता है। तो ये एक तरीके का समाज की मूर्खता है। तो इंटेलेक्ट को लेकर के कभी किसी तरीके का आप अपने दिमाग में वो मत सोचिए। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, ड्रीम्स के बारे में अपनी बताते रहते हैं। पहली बात याद रखिए, जो अभी आप ड्रीम्स देखते रहते हैं वो सब कूड़ा है। आपका जो सब्जेक्टिव आर्ट है अपने प्रेम को, दुख को एक्सप्रेस करने का तरीका है, कम्युनिकेशन,
ये सब कुछ इसकी वैल्यू नहीं है। और आपके जो ड्रीम्स हैं अंदर से जो सोचते रहते हैं वो सब ड्रीम कूड़ा है पूरी तरीके से। और आप, मैंने तो कुछ लोगों को यहाँ तक देखा है डायरी राइटिंग के लिए मैंने उनको कहा डायरी लिखो, तो राइटिंग बनाने लगे, फाउंटेन पेन से खूब डायरी लिख रहे हैं, खूब राइटिंग बना रहे हैं। तो वो जो डायरी में अपना दुख लिख रहे हैं सुंदर सुंदर इंक से, फाउंटेन पेन से, वो सब कूड़ा है। उसको डायरी सजाने और संवारने की जरूरत नहीं, माचिस लगाने की जरूरत है उसमें। तो कूड़े को कूड़े की तरीके से देखिए। जब आप कूड़े को कूड़े की तरीके से देखेंगे तो फिर आपका एटीट्यूड चेंज होगा और आप नए तरीके से सीख पाएंगे और आपके अंदर स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अडॉप्ट करने की एबिलिटी पैदा होगी और आपके अंदर ये घमंड पैदा हो खत्म होना शुरू होगा कि इंटेलेक्ट मेरे अंदर है तो मैं बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल हूं, तो मैं बहुत पावरफुल हूं, मैं बड़ा अलग हूँ, एक्सक्लूसिव हूँ, दूसरे लोगों से थोड़ा अलग हूँ, डिस्टिंक्टिव हूँ। डिस्टिंक्टिव सही वर्ड है, मैं थोड़ा डिस्टिंक्टिव आइडेंटिटी, एक्सक्लूसिव आइडेंटिटी है मेरी। ऐसा कुछ नहीं है। जब ये समझेंगे घमंड नीचे गिरेगा तो लेवल ऑफ बीइंग ऊपर चढ़ेगा। लेवल ऑफ बीइंग ऊपर चढ़ेगा तो स्पिरिचुअल टेक्निक्स को अडॉप्ट करने पर ध्यान भी दे पाएंगे और सफलतापूर्वक कर भी पाएंगे। जो पांचवी जो मेन वजह है जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पाते हैं, जो भी हम स्पिरिचुअल टेक्निक्स इत्यादि फॉलो करते हैं और नार्सिसिस्ट को फेस करने में हम असफल हो जाते हैं, उसको भी बहुत सटल वजह है। वो ये है कि साइकोलॉजी और वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट और वेस्टर्न थिंकर्स के हम बहुत ज्यादा प्रभाव में रहते हैं। तो आपको, मैं आज थोड़ा सा आपको दुख होगा लेकिन मैं ये बता दूं कि इनको बहुत ज्यादा मत आप वेस्टर्न थिंकर्स को आप इंपॉर्टेंस दीजिए। बड़े अट्रैक्टिव तरीके से बात करते हैं वेस्टर्न थिंकर्स, लेकिन ये सब कूड़ा है। जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं, देखिए वेस्टर्न थिंकर्स आपको नॉलेज दे रहे हैं कि नार्सिसिज्म के अगेंस्ट, नार्सिसिज्म में ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उसमें से कुछ भी इंप्लीमेंट आप नहीं कर पा रहे हो। क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो? नॉलेज तो है आपके पास, इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो। क्यों इंप्लीमेंट नहीं कर पाते हो? क्योंकि इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए विल पावर, इच्छा शक्ति, और विल पावर आपके अंदर है नहीं। तो जब हमारे अंदर विल पावर नहीं है तो हम नॉलेज को लेके क्या करेंगे? वेस्टर्न थिंकर्स, बड़े बड़े इंटरनेशनली एक्लेम्ड जो वेस्टर्न साइकोलॉजिस्ट्स हैं, इनके अंदर, सबके अंदर एक बहुत बड़ी मूल गलती कर रहे हैं और वो नॉलेज को ही सफिशिएंट समझ लेते हैं कि नॉलेज होना ही नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती है। नॉलेज होने को कभी नॉलेज का इम्प्लीमेंटेशन नहीं कहते हैं, क्योंकि नॉलेज होना एक अलग चीज है, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना एक बिल्कुल दूसरे अलग चीज है। जैसे स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करना एक अलग चीज है, प्लेसमेंट अच्छा होना एक अलग चीज है। पढ़ाई करना एक अलग एफर्ट है, प्लेसमेंट एक अलग एफर्ट है। हो सकता है बहुत अच्छा बच्चा हो, पढ़ने में बहुत तेज हो, बहुत अच्छे नंबर भी पाए हो, प्लेसमेंट सही ना हो, क्योंकि प्लेसमेंट के लिए एकदम अलग तरीके की स्किल्स चाहिए। ओके, हाँ, हमने बहुत पढ़ाई करके जब हम मार्केट में हमने कदम रखा तो हमने देखा कि हमारी पढ़ाई की कोई इंट्रिंसिक वर्थ नहीं है, मार्केट को कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो हमें मार्केट के हिसाब से बनना पड़ता है। तो प्लेसमेंट उसका होता है जो मार्केट के हिसाब से बन सके। प्लेसमेंट उसका नहीं होता जो बहुत यूनिवर्सिटी से बहुत हाईली क्वालिफाइड है। कि नॉलेज को मार्केट के हिसाब से, क्या मार्केट के हिसाब से कन्वर्ट कर पा रहे हैं कि नहीं, इससे प्लेसमेंट होता। तो दोनों एकदम अलग अलग चीज है। उसी तरीके से नॉलेज होना एक अलग चीज है, साइकोलॉजी की जानकारी होना एक अलग चीज है, वेस्टर्न थिंकर्स के बारे में जानना एक अलग चीज है, लेकिन उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाना एक बिल्कुल अलग चीज है। दोनों अलग अलग है। नॉलेज को हम इंप्लीमेंट तभी कर सकते हैं जब हमारे अंदर विल पावर हो। विल पावर हमारे अंदर तभी होगी जब हमारा लेवल ऑफ बीइंग ऊपर हो। लेवल ऑफ बीइंग हमारा तभी ऊपर होगा जब हम स्पिरिचुअल टेक्निक्स फॉलो करें। अब हम स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करते नहीं है, जाप हम करते नहीं है, बेली ब्रीदिंग हम करते नहीं है, डीप ब्रीदिंग हम करते नहीं है, जर्क ब्रीदिंग या प्राणायाम हम करते नहीं है, थॉट्स और माइंड, थॉट्स को अपने आप से अलग करके उनको हम वॉच करते नहीं है, एनालिटिकल मेडिटेशन हम करते नहीं है। एनालिटिकल मेडिटेशन मतलब जो भी नॉलेज है उसको बार बार सोचना, नॉलेज को सोचना एनालिटिकल मेडिटेशन। तो ये सब हम काम करते नहीं है। क्यों? क्योंकि हम क्यों नहीं करते? वेस्टर्न थिंकर्स कभी क्यों नहीं इन सब चीजों के बारे में बात करते हैं? क्योंकि उनको लगता है कि इन सब चीजों की कोई जरूरत नहीं। क्यों उनको ये लगता है कि इसकी जरूरत नहीं है? क्योंकि थिंकिंग, क्योंकि नॉलेज को जानना ही वो मानते हैं नॉलेज को इंप्लीमेंट करना। लेकिन नॉलेज को जानना नॉलेज को इंप्लीमेंट करना नहीं है। अगर नॉलेज को जानना नॉलेज को इंप्लीमेंट करना होता
तो आप तो बताइए इतना जानते हैं, कभी क्यों इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं, क्यों इनकंसोलेबल है? और ये वेस्टर्न थिंकर्स कौन सा इम्प्लीमेंट कर पाते हैं? बताइए, सिगमंड फ्रॉयड को इतना जिन्होंने साइकोलॉजी के बारे में काम किया, और उनके अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम थी, फिट्स ऑफ जेलसी आते थे उनके अंदर, जेलसी को लेकर के एकदम दौरे पड़ते थे उनके ऊपर जेलसी के। तो बताइए इतनी साइकोलॉजी की नॉलेज को क्यों उन्होंने फिट्स ऑफ जेलसी आते थे जब उनको इतनी साइकोलॉजी की नॉलेज थी? ये बात नहीं समझ पाए सिगमंड फ्रॉयड कि नॉलेज को होना एक अलग चीज है, नॉलेज दूसरे को बताना एक अलग चीज है, अपनी लाइफ में उसको इंप्लीमेंट कर पाना एक अलग चीज है, या अपने ही बारे में नॉलेज जानना एक अलग चीज है, उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाना एक अलग चीज है। जब हम ये बात समझ जाते हैं कि इंप्लीमेंट करने के लिए विल चाहिए, नॉलेज के लिए इंटेलेक्ट चाहिए। हो सकता है कि हम इंटेलेक्चुअली नॉलेज को समझ जाएं, लेकिन इंप्लीमेंट करने के लिए जो विल चाहिए वो हमारे पास विल नहीं है। ह्यूमन बीइंग के अंदर विल नहीं होती है, ये वेस्ट नहीं समझता है, आप समझ लीजिए। ह्यूमन बीइंग के अंदर विल पावर नहीं होती है। हम सबको झूठ बोला गया है बचपन में कि ह्यूमन बीइंग के अंदर विल पावर होती है। सर्टेन प्रोसेस विल पावर होती है, रूडिमेंट्री विल पावर होती है, लेकिन हमारे अंदर विल पावर ऐसी नहीं है कि हम नॉलेज को सीधे ग्रास्प करें और अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकें, या नॉलेज ग्रास्प करते ही वो नॉलेज हमारे अंदर असर दिखा सके। असर तब दिखाएगी जब हम नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर पाए। इंप्लीमेंट कब हम कर पाएंगे? जब हमारे अंदर विल हो। विल कब होगी हमारे अंदर? जब हमारा लेवल ऑफ बीइंग ऊपर बढ़ेगा। लेवल ऑफ बीइंग ऊपर कब उठेगा? जब हमारे स्पिरिचुअल टेक्निक फॉलो करेंगे। इसीलिए इंडिया में साइकोलॉजी के बारे में ज्यादा बात नहीं होती है, लेवल ऑफ बीइंग के बारे में बात होती है। बीइंग को ऊपर चढ़ाने के बारे में ज्यादा बात होती है, क्योंकि बीइंग जितना जब ऊपर चढ़ जाएगा तो प्रॉब्लम्स अगर नहीं भी जानते हैं तो उतना ज्यादा पता नहीं चलेगा, लेकिन बीइंग ऊपर चढ़ेगा तो कम से कम आपके अंदर ये स्ट्रेंथ और विल पावर तो रहेगी कि अपनी लाइफ को जैसा चाहें वैसा मोड़ सकें। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी और वेस्टर्न थिंकर्स को बहुत डिसप्रोपोर्शनेटली नहीं देखना है। स्पिरिचुअल टेक्निक्स जरूरी हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल टेक्निक्स की मदद से ही हम उस नॉलेज को अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का काम कर पाते हैं। जो 6th पॉइंट है, जिसको ठीक से ना समझने की वजह से हमें इतनी प्रॉब्लम होती है, हम नार्सिसिस्ट को फेस नहीं कर पाते हैं, वो 6th जो पॉइंट है वो ये है कि हम जब कोई बात हमको बताता है टीचर, जैसे मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि मैं आपका टीचर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं गुरु हूं, मैं आपका टीचर, मैं आपको बता रहा हूं, आप कह रहे हो अरे ये ऐसे ही बताते रहते हैं, या आप ये सोचते हो कि मैं तो खुद ही इतना नॉलेजेबल हूं, मैं इतना खुद ही क्वालिफाइड हूं, मुझे क्या जरूरत है इनकी बात को सुनने की, या आप सोचते हो कि इनकी बताई गई बातों में से 70% बातें ऑप्शनल है, उसे चाहे अडॉप्ट करें चाहे ना करें, हमारे मतलब की जितनी चीज है उतनी हम अडॉप्ट कर लेंगे, 30% चीजें हम अडॉप्ट कर लेंगे, 70% छोड़ देंगे क्योंकि वो हमारे हिसाब से नहीं है। जो चीजें आपको लगता है कि आपके हिसाब से नहीं है वही आपकी जिंदगी को बदलने का काम करेंगी। अब मैं बताता हूं कि अब तो मुझे भी थोड़ा डर लगने लगा है ये बताने में। जब मैं किसी से कहता हूँ जाप करो तो सोचता है अरे ये तो गंवा रहे हैं, जाप करने की बात कर रहे हैं, मूर्ख है ये, जाप भला पढ़े लिखे लोग कहीं जाप करते हैं? पोंगा पंडित हैं ये, मैं बता रहे हैं जाप करो। तो आपने क्या किया? मुझे रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि आप बहुत बड़े क्वालिफाइड हैं, रिजेक्ट कर दिया आपने। मैंने कहा कि भाई आप जरा गहरी गहरी सांसें लो, तो आपने कहा गहरी सांस लेना मूर्खता है। मैंने कहा प्राणायाम करो, कहने लगा प्राणायाम करने से क्या होगा? कुछ नहीं है। तो इस प्रकार आप हर चीज रिजेक्ट कर देते हैं। आप क्या है, सिर्फ नार्सिसिज्म से जुड़ी हुई नॉलेज को आप ले रहे हैं, तो इससे आपको नहीं फायदा होगा। क्योंकि आप एक बात समझिए, आप क्यों जाप को रिजेक्ट कर देते हैं? आप क्यों डीप ब्रीदिंग को रिजेक्ट कर देते हैं? जाप को आपके रिजेक्ट करने का क्या कारण है? जाप को रिजेक्ट करने का आपका कारण ये है क्योंकि जाप एक मैकेनिकल एक्टिविटी है। मैकेनिकल एक्टिविटी को आप रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि आप कॉन्शियस, इसलिए आप मैकेनिकल एक्टिविटी को रिजेक्ट कर देते हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, आप ह्यूमन बीइंग कॉन्शियस नहीं है, ह्यूमन बीइंग मैकेनिकल है। आप अपने आप को कॉन्शियस इसलिए समझते हैं क्योंकि आप इस इल्यूजन में हैं, धोखे में हैं कि आप कॉन्शियस हैं। आप कॉन्शियस नहीं हैं, आप मैकेनिकल हैं। मैकेनिकल व्यक्ति को कॉन्शियस टेक्निक काम नहीं कर पाएगी। मैकेनिकल टेक्निक, कॉन्शियस चीज मैकेनिकल को कैसे काम कर सकती है? जैसे कॉन्शियस नॉलेज ये है
कि आप अपने इमोशंस को हटाइए अपने दिमाग से, निकाल दीजिए, तो क्या आप निकाल पाएंगे? आप नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि आप कॉन्शियस हैं ही नहीं, आप मैकेनिकल हैं। मैकेनिकल का होने का मतलब क्या है? आपकी मर्जी के बिना चीजें आपके दिमाग में चला करती हैं। इमोशंस अपनी बिना मर्जी के चल रहे हैं, थॉट्स आपकी मर्जी के बिना चल रहे हैं। अगर आप कॉन्शियस होते तो जो इमोशन लाना चाहते वो अपने दिमाग में ले आते, जो थॉट अपने दिमाग में आप लाना चाहते तो वो ले आते। तो अगर आप कॉन्शियस होते तो कोई कॉन्शियस एडवाइस आपको काम कर सकती थी कि हटाइए अपने इमोशंस को आज, तो आपने हटा दिया। हटाइए आज अपने थॉट्स को, तो आपने हटा दिया। आपके पास कहाँ विल पावर है कि आप आपकी मर्जी से थोड़ी इमोशंस चल रहे हैं, आपकी मर्जी से थोड़ी आपके थॉट्स चल रहे हैं। जिसके खुद की मर्जी से चीजें ना चलें अपने आप, इसका मतलब चल रही है जो अपने आप चले, जो चीज वो है मैकेनिकल। तो आप तो है मैकेनिकल, और सजेशन आप लेना चाहते हैं कॉन्शियस, तो कैसे काम चलेगा? मैकेनिकल व्यक्ति को मैकेनिकल चीज ही रोक सकती है। लाइक कट्स द लाइक, होम्योपैथिक का समाधान है ये। लाइक कट्स द लाइक, लाइक क्योर्स द लाइक। ओके, तो आप हैं मैकेनिकल, तो मैकेनिकल टेक्निक ही आपको काम करेगी। जब आपकी बिना मर्जी के थॉट चल रहे हैं, बिना आपकी मर्जी के इमोशन चल रहे हैं, तो उस मैकेनिकल एक्टिविटी को काटने के लिए एक दूसरी मैकेनिकल एक्टिविटी शुरू करनी पड़ेगी। वो है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जाप जाप करना शुरू कर दिया। ओके, तो आप क्या है, ये बात याद रखिए कि टेक्निक जो आपको बताई जा रही है ये ऑप्शनल नहीं है। वेस्टर्न लोग आपको कभी टेक्निक नहीं बताएंगे, क्योंकि वो सोचते हैं टेक्निक तो मैकेनिकल टेक्निक हम क्यों अडॉप्ट करें, हम तो कॉन्शियस प्राणी हैं। यही उनका इल्यूजन है। कॉन्शियस क्या है वो? जैसा मैंने अभी बताया, क्या वो अपने थॉट्स अपनी विल की पावर के अनुसार रोक सकते हैं? क्या वो अपने इमोशंस अपनी मर्जी की सहायता से ला सकते हैं? क्या वो अपने रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, कुछ नहीं कर सकते हैं। तो फिर किस बात के कॉन्शियस है? कॉन्शियस है ही नहीं। तो आप सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम मैकेनिकल हैं। जब हम मैकेनिकल हैं तो क्या होगा, मैकेनिकल को मैकेनिकल ही काटता है। तो हमें टेक्निक अडॉप्ट करनी पड़ेगी। अब हम टेक्निक प्राणायाम जैसी मैकेनिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, जाप जैसी मैकेनिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा, डीप ब्रीदिंग जैसी मैकेनिकल एक्टिविटी करना पड़ेगा। इस प्रकार एक्टिविटी करके हम धीरे धीरे अपनी मैकेनिकलनेस को काट देंगे। इस तरीके से हमें हमारे इमोशंस के ऊपर विल पावर पैदा हो जाएगी। तो ये हमको समझना चाहिए। सरल शब्दों में बता दें, जाप का मतलब क्या होता है? जाप बहुत सारे लोग बताते हैं, स्कॉन वाले अलग बताते हैं और दूसरे लोग अलग बताते हैं, कर्मकांड के लोग अलग बताते हैं। आपको उन सब चक्करों में नहीं पड़ना, आपको सरल चीज समझना है। पहली बात तो मैं इसको जाप या चैंटिंग कहूंगा ही नहीं। मान लीजिए आज मैं इसको एक नया नाम दे देता हूं, मैं कह देता हूं इस टेक्निक का नाम मैं कह देता हूं, आज मैं इसको एक कह देता हूं थेराप्यूटिक टेक्निक। बस मैं आपको, या इसको मैं कह देता हूं श्रीयुत थेराप्यूटिक टेक्निक। तो श्रीयुत थेराप्यूटिक टेक्निक मैं इसको नाम देता हूं, क्योंकि जैसे ही मैं इसको जाप कहता हूं आपके दिमाग में सर्टेन आइडियाज आते हैं ट्रेडिशनल जाप के। वो ट्रेडिशनल जाप नहीं है ये। तो ये किस प्रकार अलग है श्रीयुत थेराप्यूटिक टेक्निक? श्रीयुत थेराप्यूटिक टेक्निक इस प्रकार अलग है कि इसमें आप क्या होता है कि आप कोई भी मंत्र या कोई भी चीज, जो कि मैंने लिंक में वीडियो दिया है उसमें दिया हुआ, तो उस मंत्र को मान लीजिए अगर आप कोई रिपीट करते हैं, वाहेगुरु करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करते हैं, जो भी मंत्र आप रिपीट करते हैं अपने रिलीजन का जो भी करते हैं, उसको आप रिपीट सिर्फ उस वक्त करते हैं जब आपके अंदर नेगेटिव इमोशंस या नेगेटिव थॉट्स चल रहे हो। सिर्फ उस वक्त करते हैं। जब नेगेटिव इमोशन नेगेटिव थॉट नहीं चलते तो आपको नहीं करना है कुछ। तो ये श्रीयुत थेरेप्यूटिक टेक्निक के ये मेन लक्षण हैं। जब नेगेटिव इमोशंस चलेगा तभी करना है। बाकी लोगों का टेक्निक अलग है, वो जब नहीं चलता है तो भी करते हैं, हम या सुबह करते हैं उठ के। हमारा ये नहीं है, हम सिर्फ ये कह रहे हैं जब नेगेटिव इमोशन चले तो करना है। क्यों होगा ऐसा? इसके पीछे आइडिया क्या है? बहुत सरल सा, आपका माइंड एक समय में एक काम कर सकता है। तो जब आपके अंदर नेगेटिव फीलिंग्स या नेगेटिव इमोशन चल रहे हो तो बस उस वक्त जाप करना शुरू कर दीजिए या श्रीयुत टेक्निक फॉलो करना शुरू कर दीजिए। तो आप ओम नमः शिवाय बोलने लग जाएंगे। तो जब आप ओम नमः शिवाय बोलेंगे तो नेगेटिव इमोशंस नेगेटिव थॉट्स नहीं चल पाएंगे, क्योंकि माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है। इससे आप अच्छा महसूस करेंगे, इससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा होगा। तो उससे आपके अंदर जब अच्छा महसूस करेंगे तो दूसरे लोग जो उस वक्त आपको कठिनाई दे रहे होंगे वो देखेंगे कि इसके बावजूद भी ये अच्छा महसूस कर रहा है, तो उनको लकवा मार जाएगा,
उनकी समझ में नहीं आएगा क्या करें, क्योंकि वो ये नहीं देखते हैं कि आप बाहर से क्या कर रहे हैं, वो ये देखते हैं कि आप अंदर से कैसा महसूस कर रहे हैं। अंदर से जब आप कंट्रोल में रहते हैं, नियंत्रण में रहते हैं, तो दूसरे लोग बहुत आपसे डरते हैं। इसी से तो कहते हैं ऑथेंटिसिटी से पैदा होने वाला डर। तो आप कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं अंदर से। कॉन्फिडेंट लोगों से नार्सिसिस्ट बहुत डरता है। बाहर से आपका बिहेवियर सरल ही रहता है, बाहर से रिस्पेक्टफुल ही रहता है, अंदर से आप जो है डरते नहीं है, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं। नार्सिसिस्ट को अपनी नार्सिसिस्टिक सप्लाई इस चीज से मिलती है कि आप अंदर से डरे हुए हैं। बाहर से आप पोलाइट हैं, रहें, हाथ जोड़े रहें, इससे नहीं उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। दूसरे को अंदर से डराने से उसे नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलती है। और जब आप अंदर से नहीं डरते हैं, कॉन्फिडेंट महसूस करते हैं, क्योंकि आपका माइंड एक समय में एक ही काम कर सकता है। तो जब आप जाप करने लगते हैं तो रुक जाता है नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस, तो आप अंदर से कंफर्टेबल महसूस करते हैं। जब आप अंदर से कंफर्टेबल महसूस करते हैं तो वहीं नार्सिसिस्ट को नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिलना बंद हो जाता है, तो उसका नार्सिसिज्म पैसिव हो जाता है। इसको समझिए, ये वेस्टर्न थिंकर्स नहीं जानते हैं, आप इसको समझिए ठीक से। फिर क्या होता है, उसी तरीके से हम लोग क्या काम करते हैं, डीप ब्रीदिंग करते हैं। डीप ब्रीदिंग, पेट से सांस लेते हैं। पेट से सांस लेने पे हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम हमें रिलैक्स करने का काम करता है। तो जब हम डीप ब्रीदिंग करेंगे हम रिलैक्स हो जाएंगे, रिलैक्स हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। फिर उसके बाद हम प्राणायाम करते हैं। तो हमारी जो सांस है, वो हमारी सांस जो है वो हमारी थॉट्स और इमोशन से जुड़ी हुई है। तो जब हमारी हमारे सांस लेने का पैटर्न जो है हमारे डे टू डे इमोशंस और थॉट्स के लिए जिम्मेदार है। तो जब हम अपने सांस के पैटर्न को चेंज कर देते हैं जर्क ब्रीदिंग से, या हमारा जो रूटीन में चलने वाला पैटर्न है सांस लेने का उसे डिस्टर्ब कर देते हैं, तो उससे क्या होता है कि हमारे सोचने का तरीका बदल जाता है, हमारे इमोशंस का नेचर वे चेंज हो जाता है, उनकी क्वालिटी चेंज हो जाती है, हम अच्छा महसूस करते हैं धीरे धीरे। तो ये सब कुछ टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम अपनी मैकेनिकलनेस को काटते हैं। तो इसलिए मेरी मैकेनिकल टेक्निक्स को मत रिजेक्ट कीजिए क्योंकि वो मैकेनिकल है, इसलिए उसको एक्सेप्ट कीजिए क्योंकि आप खुद भी मैकेनिकल है, अपने आप को कॉन्शियस समझने के भ्रम में है। तो ये जब आप समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कोई एक्सक्लूसिविटी आपके अंदर नहीं है। ये सब प्रैक्टिस करके आप एक्सक्लूसिव बन सकेंगे, अलग बन सकेंगे। याद रखिए, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है। जो जितना ऑर्डिनरी अपने आप को समझता है वही उतना ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो जाता है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। फिर कुछ चीजें हैं जिनको समझ लेंगे। ऑर्डर मैं बता दूं तो आज मैंने जो डिस्कशन किया उसके हिसाब से ऑर्डर मैं बता दूं क्या कर सबसे इंपॉर्टेंट है और क्या उसके बाद करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैथारसिस, क्योंकि कैथारसिस आपके लेवल ऑफ बीइंग को ऊपर उठाता है, अनहेल्दी से हेल्दी बनाएगा, क्योंकि सारी हेल्दी व्यक्ति ही स्पिरिचुअल टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकता है। बहुत ज्यादा दुखी और डिस्ट्रॉट और इनकंसोलेबल व्यक्ति नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कैथारसिस या रेचन विधि के द्वारा दुख दूर करना। फिर दूसरे नंबर पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है जाप या श्रीयुत थेरेप्यूटिक टेक्निक, क्योंकि ये आपके नेगेटिव इमोशंस को रोक देने का काम करता है, जो कि एक डिफिकल्ट सिचुएशन में बहुत मुश्किल होता है। दूसरी चीज है जाप। तीसरी नंबर पर जो चीज आती है वो है प्राणायाम और डीप ब्रीदिंग। प्राणायाम आपकी सांस के पैटर्न को डिसरप्ट करने का काम करता है, जिससे आपके अंदर नए इमोशंस, नई फीलिंग्स पैदा होते हैं, नए थॉट्स पैदा होते हैं। और डीप ब्रीदिंग आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे कि आप बेली ब्रीदिंग या डीप ब्रीदिंग, यानी पेट से सांस लेना गहरी गहरी, तो वो आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जिससे आप रिलैक्स महसूस करते हैं, अच्छा है, और एनर्जेटिक भी महसूस करते हैं। आपकी बॉडी की सारी सेल्स को ऑक्सीजन पहुंचती है, जिससे कि आप अच्छा महसूस करते हैं, एनर्जेटिक महसूस करते हैं। एनर्जेटिक महसूस करना और रिलैक्स महसूस करना ये बहुत जरूरी है कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए। तो तीसरे नंबर पे आता है ये आपका प्राणायाम, डीप ब्रीदिंग इत्यादि। फिर उसके बाद आप जो है जो चीज कर सकते हैं वो है एनालिटिकल मेडिटेशन। एनालिटिकल मेडिटेशन का मतलब आपने जो भी नॉलेज अडॉप्ट की है, जो भी नॉलेज आपने सीखी उसको कागज पे लिख लीजिए, उसको भी सोचिए उसके बारे में। तो उससे क्या होगा कि नॉलेज को जब आप सीखते हैं तो नॉलेज को बार बार रिपीट करते हैं माइंड में, तो नॉलेज को ग्रास्प कर पाते हैं। उससे आपका चित्त शांत होता है। नॉलेज को एनालाइज करने से चित्त शांत होता है और आपके अंदर रेडिकल एक्सेप्टेंस पैदा होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेडिकल एक्सेप्टेंस अपने अंदर पैदा कीजिए। फिर आता है मतलब एनालिटिकल मेडिटेशन कीजिए। एनालिटिकल मेडिटेशन के बाद अगले नंबर पे जो चीज आती है वो है अपने विचारों को और इमोशंस को आता जाता हुआ देखना, साक्षी भाव के साथ देखना, ओके, विटनेस की तरीके से देखना। आप खुद अपना शांति से बैठ जाइए,
जो भी इमोशंस थॉट्स चल रहे हैं उनको आता जाता हुआ देखिए, उनसे आइडेंटिफाई ना कीजिए, उनके साथ जाइए नहीं, उनके साथ अपने आप को जोड़ के मत देखिए। तो इस ऑर्डर में जब आप ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस को समझते हुए जो मैंने अभी बताया, इस क्रम में आप जब देखेंगे, मतलब इस क्रम में वैल्यू देंगे टेक्निक्स को, तो आप सही पर्सपेक्टिव में स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर पाएंगे और तब आप देखेंगे कि नार्सिसिस्ट का धीरे धीरे नार्सिसिज्म आपके प्रति ओवर द टाइम पैसिव होना शुरू हो गया।